छात्रों, आज हम आपको हिस्ट्री का पार्ट है सामाजिक विज्ञान में, इसमें भारत में राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की वृद्धि औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई है और उपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में लोगों ने एकता की खोज शुरू कर दी थी, और लेकिन प्रत्येक वर्ग और समूह में उपनिवेशवाद का प्रभाव अलग अलग महसूस किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक आंदोलन के अंतर्गत मजबूत करने की कोशिश की। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में दुनिया में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया और करों में बढ़ोतरी, समाज की बढ़ती, अनाज की बढ़ती कीमतों और अधिक किराया आदि में आप लोगों को अत्यधिक कठिनाइयाँ हुई। सेना में लोगों को बलपूर्वक भर्ती किया गया, जिसके कारण लोगों में व्यापक क्रोध था। युद्ध के बाद भारतीय उद्योगों की अत्यधिक क्षति हुई, हानि हुई। लोगों को भोजन की कमी और इच्छापूर्वक भोजन की कमी हुई और एक इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी, महामारी आदि का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की कठिन गतिविधियों में एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी अपने सत्याग्रह के दर्शन के साथ जनवरी 1915 में भारत आए। यहीं से गांधी जी ने अपनी अगुवाई में, अपने नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। एक नए नेता मोहनदास करमचंद गांधी सत्याग्रह के दर्शन के साथ 1915 में भारत में आए। इसके बाद अगला पॉइंट है सत्याग्रह और इसके अमल का विचार। इसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए गांधी जी की वीरता की लड़ाई से सभी परिचित थे और सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का उनका अलग एक तरीका था। सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता है। वर्ष 1919 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन किया था, जो फसल की असफलता के कारण, फसल बर्बाद होने के कारण कुछ पैदा नहीं हुआ था और भोजन की कमी से पीड़ित थे लोग, और सत्याग्रह में भाग लिया तथा जब तक उनकी छूट की मांग स्वीकार न की जाए, इसके लिए तब तक वो राजस्व का भुगतान न करें। गांधी जी की ऐसी सलाह थी किसानों को। वर्ष 1919 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए। इसके बाद रॉलेट एक्ट
एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में आया और इसमें इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समय के माध्यम से इसको पारित किया गया था तथा रॉलेट एक्ट राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए इसको लाया गया था, इस अधिनियम को, कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो आंदोलन है, उसको दबाया जाए। और इसमें मार्शल लॉ भी लागू किया गया। जो भी आंदोलन करेगा उसको बगैर किसी कारण बताए जेल में बंद कर दिया जाता था और मुकदमे उनके ऊपर चलाते थे। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से आंदोलन को चलाया। इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन के रूप में गांधी जी ने आह्वान किया कि इस दिन जो है 6 अप्रैल 1919 को हम लोग पूरे देश में हड़ताल करेंगे और अनशन करेंगे तथा अपना विरोध प्रकट करेंगे। यह गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन था। इससे असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस द्वारा अन्यायपूर्ण ढंग से लोगों के ऊपर गोलीबारी की और इस घटना में काफ़ी लोगों की जान गई तथा इससे लोग आक्रोशित हुए और बैंकों में, सरकारी कार्यालयों में, रेलवे स्टेशनों पर हमला किया इसके विरोध में और जिसके फलस्वरूप मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने इसकी कमान संभाली। ये अंग्रेज थे, इनका नाम था जनरल डायर। इसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग के मैदान में लोग एकत्रित हुए और लोगों को जानकारी नहीं थी कि मार्शल लॉ है। शहर से काफ़ी दूर था, पंजाब से, तो कुछ गांव के एरिया में था ये मैदान, ये बाग, और वहाँ लोगों को जानकारी ना होने के कारण वहाँ इकट्ठा हुए और बैसाखी का मेला भी उसी दिन था और वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। तो कुछ लोग सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में यहाँ आए और जबकि कुछ लोग बैसाखी मेले के उसमें आए थे और यह मैदान शहर से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ मार्शल लॉ लागू था, जैसे कि बताया हमने। और जानकारी न होने के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई तथा जनरल डायर यहाँ पर काफ़ी फोर्स लगाया था सैनिकों को यहाँ पर आंदोलन को रोकने के लिए, और जो निकलने का रास्ता था चारों तरफ से उसको बंद करवा दिया और बंद करवाने के बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया और उनके सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हमारी देश की जनता, हमारे देश के नागरिक, काफ़ी लोग उसमें शहीद हुए, काफ़ी लोग उसमें मरे, काफ़ी लोगों की जान गई। और इस फैसले से लोग काफ़ी नाराज़ हुए तथा देश में एक लहर फैल गई अंग्रेज़ों के खिलाफ और विरोध की एक ज्वाला भड़क उठी तथा यह काफ़ी जो है दर्दनाक था, ये घटना थी। इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी
एक उपाधि उनको प्राप्त हुई थी। इस घटना के विरोध में उन्होंने नाइट्स हुड नाम की उपाधि वापस कर दी इस नरसंहार के विरोध में। और यहीं से महात्मा गांधी जी ने अत्यधिक हिंसा फैलने के कारण आंदोलन को यहीं पर बंद किया। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने महसूस किया कि भारत में अधिक व्यापक आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता है, लेकिन उनका यह विचार था कि हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ मिलाए बिना यह आंदोलन शक्तिशाली नहीं होगा, और दोनों समुदायों को इकट्ठा किया जाए तभी ये आंदोलन विशाल रूप धारण करेगा। और यह अफवाह फैल रही थी कि इस्लामिक विश्व आध्यात्मिक नेता ओजोमन, एक इस्लामिक नेता थे, उनका नाम था ओजोमन सम्राट, एक कठोर शांति संध लाएगी। भारत में मुसलमानों ने ब्रिटिश की अपनी तुर्की नीति को बदलने के लिए मजबूर करने का फैसला किया। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमत खान और तमाम लोग मुस्लिम नेता जो है एकत्रित हुए इसी के साथ, और एक खिलाफत समिति की स्थापना हुई। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मुद्दे पर एकजुट होकर के सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में गांधी जी के साथ चर्चा शुरू की, और गांधी जी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर बताया, तथा कांग्रेस ने सितंबर 1920 में अपने कलकत्ता में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सफलता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कुछ रणनीतियां तैयार की, जो इस प्रकार आत्मसमर्पण के साथ शुरू किया। सिविल सेवा, पुलिस, ब्रिटिश नागरिकों के न्यायालयों और विधानसभाओं, स्कूल और कॉलेजों में ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया सभी लोगों ने, और ऐसे ढंग से बहिष्कार किया जाए जिसका कि उनके ऊपर प्रभाव पड़े तथा उनको एहसास हो कि हाँ, इसका बहिष्कार हो रहा है। सरकार दमन के मामले में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर में सम्मेलन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूर्ण बल से शुरू हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट है आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी विशिष्ट आकांक्षाओं के साथ आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन शहर में मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ शुरू हुआ, और छात्रों और शिक्षकों ने सरकार नियंत्रित स्कूल छोड़ दिए, और वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, तथा आर्थिक असहयोग आंदोलन का प्रभाव नाटकीय था। लोगों ने विदेशी कपड़े और माल को अस्वीकार कर दिया, तथा इससे जो है कपड़े का उत्पादन बंद हो गया, कपड़े का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो कपड़े महंगे हो गए, और इसलिए मिलें बंद हो गई और लोगों को कपड़े महंगे मिलने लगे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार की समस्या पैदा
हो गई, इसलिए छात्रों और शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में अध्ययन और नौकरी के लिए फिर से उनको वापस आना पड़ा तथा वकीलों ने भी हड़तालों अदालतों में कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया था। फिर अगला पॉइंट है देहात में विद्रोह। शहरों में असहयोग आंदोलन शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया और अवध में किसानों के नेतृत्व में बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों का नेतृत्व किया और किसानों को इस आंदोलन के लिए एकजुट किया तथा ये मिरगिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे और मिरगिटिया मजदूर के संगठन के ये नेता थे और इन्होंने किसान का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। इस आंदोलन में सामान लगान को कम करने और बेगार को खत्म करने के लिए तथा जगहों जगहों पर जमींदारों और नाई धोबी की सुविधाओं को वंचित करने के लिए पंचायतों में नाई और धोबी को बंद करने का आदेश हुआ तथा जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों में घूमना शुरू किया। नेहरू जी भ्रमण करना शुरू किए और उन्होंने ग्रामीणों से बात की तथा उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की और अक्टूबर तक अवध किसान सभा की स्थापना की गई। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र और कुछ लोगों ने 1 महीने के अंदर इस क्षेत्र के आम लोगों के साथ गांवों में और 300 से अधिक शाखाएं स्थापित की गई थी। इस आंदोलन को फैलने में ताल्लुकदारों तथा व्यापारियों के घरों पर इकट्ठा हुए और बाज़ारों में इसको जो है गोदामों पर कब्जा किया तथा इसके बाद अगला पॉइंट है आदिवासी किसानों द्वारा स्वराज की व्याख्याएं। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का अलग अर्थ निकाला, उसको समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा था कि गांधी जी ने घोषित किया है कि किसी भी कर का भुगतान नहीं किया जाएगा और गरीबों के बीच भूमि को पुनर्वितरित किया जाएगा। इस बात को समझ नहीं पाए। इसके कारण आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक आदिवासी जाति वहाँ जो है आतंकवादी गुरिल्ला आंदोलन अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने पूर्ण रूप से इसको काफ़ी जो है विस्तृत रूप में इनको तैयार किया था और असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर राजू ने महात्मा गांधी की सहायता की बात लोगों तक रखी और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और कहा कि भारत में अहिंसा नहीं बल्कि बलपूर्वक इस आंदोलन को चलाना चाहिए। गुडेम के विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों पर हमला किया और ब्रिटिश अधिकारियों को मारा पीटा तथा काफ़ी नुकसान किया और स्वराज को प्राप्त करने के लिए गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। राजू को पकड़ लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा और वर्ष 1924 में इनको फांसी दे दी गई और ये आदिवासियों के लोकनायक बन गए। अब इसके बाद आता है बागानों में स्वराज। असम में
बागानों में कार्यकर्ताओं के लिए आबादी का अर्थ 1859 ईस्वी के अंतर्देशीय बागानों में काम करने वाले मजदूर सीमित इलाकों में आसानी से बाहर जाने का अधिकार था, जिससे लोग इस अधिकार से वंचित थे। और इस कानून के तहत बागानों के श्रमिकों को सरकारी आदेश के बिना चाहे बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें इस तरह की अनुमति कभी कभी मिल जाती थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन वे अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए। अब इसके बाद अगला पॉइंट है सविनय अवज्ञा की ओर। सविनय अवज्ञा की ओर फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हुई। कुछ ही समय में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक संघर्ष हुआ और इस घटना में 3 नागरिकों और लगभग 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई तथा गांधी जी ने महसूस किया कि सामूहिक संघर्षों के लिए तैयार होने से पहले उन्हें सत्याग्रहियों को प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है तथा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को यहीं पर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के अंदर अलग विचार। अगला पॉइंट है कांग्रेस के कुछ बड़े नेता कुछ बड़े पैमाने पर संघर्ष से थक चुके थे और वे सन 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि परिषदों के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है और C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीति परिवाद के अंतर्गत वापसी करने के लिए कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने अधिक मजबूत आंदोलन को मजबूत करना चाहा, लेकिन आंदोलन पूर्ण रूप से ये तर्क दिया कि आंदोलन को मजबूत किया जाए और आंतरिक रूप से बहस हो की चर्चा हो कि इसको ऐसे जो है अच्छे ढंग से चलाया जाए तथा इन्होंने वर्ष 1920 में 20 के अंत में भारतीय राजनीति का आकार बदल दिया और इसके अंतर्गत प्रथम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव था तथा दूसरा कृषि मूल्य जो वर्ष 1920 में गिरने लगा और वर्ष 1930 के बाद पूर्ण रूप से धराशायी हो गया। फिर अगला पॉइंट है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन साइमन ने गठित किया गया था साइमन के द्वारा तथा साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और इसके विषय में सुझाव देना था। भारतीय नेताओं ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इस कमीशन का विरोध किया भारतीयों ने। वर्ष 1922 में साइमन कमीशन भारत आया और इसका जो है साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ इसका विरोध हुआ तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने प्रदर्शन में भाग लिया इसके विरोध में
और इसके बाद अगला पॉइंट है पूर्ण स्वराज की मांग। अक्टूबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए एक आधिकारिक स्थिति का अनिश्चित प्रस्ताव और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह है कि इसको जो है अंग्रेज़ों के सामने रखा जाए, इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के सामने, और लोग पूर्ण आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध होंगे। छात्रों, आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।